हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाबू हिमालय की बेटियाँ। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोगों का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। लेख से क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा हिमालय की बेटियां एक आपका लेख है यानी निबंध है सर। बच्चों, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, ठीक है, लेकिन लेखक नागा अर्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? बच्चों, इस हिमालय की बेटियां जो निबंध है, इसके लेखक नागा अर्जुन जी हैं। तो आपको बताना है बाबू कि नागा अर्जुन जी इस नदियों को किस किस रूप में देखते हैं, आपको यही बताना है। विद्यार्थी जी जरा सा गौर कीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा, लेखक नदियों को केवल माँ ही नहीं बल्कि बेटियों, सहेली, अपने जीवन दायिनी शक्ति के रूप में भी देखते हैं। वे उन्हें सजीव और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। आइए बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर कहता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो बच्चों, बताना है आप लोगों को कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं। बच्चों, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां बहुत ही विशाल, प्रबल और वेगवान है। इसका प्रभाव शक्तिशाली है और ये दूर दूर तक जीवन देती है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ही आसान एंड सटीक उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बाबू कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं काका कालेलकर जो हैं ये नदियों को लोक माता क्यों कहते हैं। बच्चों बोलिएगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि वे जनजीवन का पालन पोषण करती है, खेती, पानी और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन देती है। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर इसको नोट कर लिए तो आप लोग डन लिखोगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो बच्चों, आइए हम लोग उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, लेखक ने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, पहाड़ों, हरियाली और वहाँ के शांत वातावरण की प्रशंसा की है। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। अगर भैया नोट हो जाए तो बोलिएगा हाँ सर हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बच्चों, हम आप लोगों को कुछ बताते हैं। आप लोगों को क्लास 7 के यदि विद्यार्थी जी हैं तो क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए हम लोगों का ऑनलाइन बैच चलता है बाबू। जी हाँ, क्लास 7 के विद्यार्थी जी को हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ओनली 599 यानी 599 रुपये में हम आप लोगों को 1 साल सारा विषय क्लास 7 का पढ़ाते हैं। इसी में आपको सारा विषय पढ़ाया जाता है, सब विषय का नोट्स मिलता है। अगर आप लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पे आप लोग क्या करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे और अपने माता पिता से प्यारे बच्चों बात करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। दोनों सुविधा है, आप लोग जैसा भी हो आप लोग कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। कहता है बाबू, लेख से आगे, लेख से आगे निबंध से आगे का क्वेश्चन है बाबू, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। कवि जो होते हैं वो कविता लिखते हैं, ठीक है। चलिए उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में चिन्हित नदियों का वर्णन से कीजिए बाबू। आ जाइए हम लोग यहाँ पर लेख से आगे का जो प्रश्न है इसके उत्तर को समझते हैं। लिखिएगा कि कवियों ने नदियों और हिमालय को क्या किया बाबू, सुंदर और क्या किया बाबू, पवित्र और जीवन दायिनी बताया है। पाठ में भी नदियों का वर्णन इसी प्रकार भावनात्मक और सुंदर ढंग से किया गया है। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं एंड अगला प्रश्न कहता है, गोपाली सिंह नेपाली को की कविता आप लोग पढ़े हुए होंगे हिमालय और हम। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय।
जयशंकर प्रसाद की कविता है आपका हिमालय के आंगन में, पढ़िए और तुलना कीजिए। आपको पढ़ना है बाबू, कविता आपको फ़ोन पे भी आप लोग सर्च करके मंगा सकते हैं, अपने शिक्षक को कहिएगा या फ़ोन पे आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। और अब आप लोग उतना होशियार हो ही चुके हैं कि आप लोग खोज लेंगे। इन सभी कविता में हिमालय को महान, प्रेरणादायक और प्रकृति का रक्षक बताया गया है। सभी में हिमालय के प्रति सम्मान और प्रेम दिखता है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए, अब आपको ये बताना है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लिखिएगा। नदियाँ पहले की तुलना में प्रदूषित हो गई है। पहले नदियाँ में उतना प्रदूषण नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में प्यारे बच्चों नदी क्या हो गया बाबू, प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित हो गया, उनका जल स्तर घटा है। मानव गतिविधियों के कारण उनकी प्राकृतिक स्थिति प्रभावित हुई है। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। नोट हो गया तो प्यारे बच्चों डन लिखोगे। पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। ओके, आगे बढ़िए बाबू। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछी कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है, तो आप लोग प्यारे बच्चों उत्तर में लिखिएगा। एंड स्कूल के गुरुजी जो संस्कृत वाले होंगे उनसे पूछिएगा। बच्चों उत्तर में पहले आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसीलिए कहा है क्योंकि वह पवित्र, महान और दिव्य गुणों से युक्त है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मजा आया हुआ होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। अनुमान और कल्पना का क्वेश्चन है। अनुमान और कल्पना में बाबू देखिएगा, बोलता लेखक ने हिमालय से निकलने वाले नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें, अपना सुझाव भी देना है प्यारे बच्चों। आइए जी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम नदियों को जीवन दायिनी माता कह सकते हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रदूषण को रोकना चाहेंगे, कचरा ना डालने का सुझाव देंगे, कचरा ना डालेंगे, पेड़ को लगाएंगे और जल संरक्षण करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में किस प्रकार से आपको लिखना है इसको आप लोगों ने समझा। आइए सेकंड कहता है नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस पर 20 पंक्तियों में एक निबंध तैयार करना। वाह भाई, 20 पंक्ति 20 लाइन लिखना है। वर्णन तो करोगे मेरे बच्चों, आ जाओ, मैंने तो आपके लिए तैयार किया है उत्तर बेहतरीन सी लाइन में। आइए बच्चों लिखिएगा पहले, नदियाँ भारत की जीवन रेखा है जो न केवल हमारी प्यास बुझाती है बल्कि सभ्यता के विकास में भी आधारभूत भूमिका निभाती है। नदियाँ स्वच्छ पेयजल का सबसे प्रमुख स्रोत है जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। कृषि प्रधान भारत में सिंचाई के लिए नदियों का पानी की फसलों को जीवन देती है। ये उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है जिससे खेती और बम्पर पैदावार संभव हो पाती है। आगे नदियों पर बने बांधों से जल विद्युत बिजली उत्पादन होता है। आगे लिखिएगा, नदियां कई शहरों और गांवों के लिए परिवहन का साधन यानी जलमार्ग भी प्रदान करती है। ठीक है, अगला है बाबू, उद्योग को कच्चे माल उत्पादन की प्रक्रिया के लिए बड़ी मात्रा में पानी नदियों से मिलता है। आगे लिखिएगा, नदियां पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित कर रखती है और कई जीवों का वो घर भी है। नाइस। आगे देखिए, पर्यटन के लिहाज में नदियां और उनके किनारे आकर्षक पर्यटन के स्थल होते हैं। नदियाँ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। नदियाँ जो होती है बाबू किनारे और मानव सभ्यता का विकास हुआ है जिससे संस्कृति का भी विस्तार हुआ है। आगे लिखिएगा, ये भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। नोट कर रहे हो कि भाई खाली सुन रहे हो? बताओ, सुन रहे हो कि लिख भी रहे हो? लिख रहे हैं सर। नदियों को पानी से ही मछुआरे को रोजगार प्राप्त होता है। नाइस। ये प्रदूषण को कम करने के में भूमिका निभाती है और वे स्वयं स्वच्छ रहे। ठीक है, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए यहीं तक। नदियों गर्मियों में भी मैदानी इलाकों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। नदी घाटी परियोजना बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। नदियाँ जैव विविधता को बढ़ावा देती है। ये हमारी सांस्कृतिक गीतों और परंपराओं का हिस्सा है। नदियों के संरक्षण से ही भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी सुरक्षित रह सकता है। नदियां हमें निरंतर चलने रहने और जीवन में गतिशीलता की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष ये निकला कि नदियां प्राकृतिक उपहार है बाबू, जिनका संरक्षण हमारा प्रथम कर्तव्य है। हम लोग इनका संरक्षण जरूर करना चाहिए, है ना बाबू? आप लोगों को पता ही होगा। आइए बच्चों, आप लोगों ने इस प्रकार नदी की में जो बोल रहा था 20 लाइन में आपको क्या करने के लिए, निबंध लिखने के लिए, वो तो आप लोगों ने लिख डाला। अब आओ बाबू, आप लोगों का भाषा की बात का क्वेश्चन है। कहता है अपनी बात कहते हुए
अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक असमानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है प्यारे बच्चों। उदाहरण के लिए सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाना और उसको कॉपी में भी लिखना है। तो बच्चों लिखने के लिए तैयार हो जाओ। लिखोगे बाबू अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग जो होंगे सर जी वो क्या होंगे। पहला, दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। दूसरा, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने की सजीव खिलौने। कुहासा जैसे सब कुछ डूब गया हो। दिन ऐसे जैसे रात की नींद में। मस्त समझ में आया हुआ होगा, बढ़िया समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगला प्रश्न देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तु भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई ऐसे देखिए लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए। जैसे इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अब हिमालय भाई निर्जीव चीज है, नदी है भाई, उसके कंधा पर चढ़ा मतलब वो सजीव हो गया। तो वे कुछ और रूप के सामने थी, मतलब बाबू वो निर्जीव को भी जब आप ऐसे वस्तु के संबंधी नाम देंगे ना, मानव संबंधी नाम देने से वो सजीव हो जाते थे। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता का, अब लोक माता का भाई तो नदी आप लोग समझ गए होंगे। पाठ में इसी तरह अन्य उदाहरण आपको ढूंढना है। बड़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, आ जाइए। हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, आपको बताने का प्रयास करते हैं। बच्चों लिखिएगा, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखिएगा, नदियाँ दूर से ही पुकारती है। अब भाई दूर से कौन पुकारेगा, जो सजीव होगा। तो इस प्रकार एगो लिख लिए। दूसरा लिखिए, नदियाँ और ब्रह्मपुत्र दयालु, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक बूंद ना जाने से कब से प्यारे बच्चों क्या होता है, कब से प्यारे बच्चों इकट्ठा से होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र और प्रभावित होती रहती है। लिख लीजिएगा। आगे, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुंधला हो। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों का तीनों हो गया। 3 लाइन बोल रहा था, मैंने तीनों का उत्तर आप लोगों को बता दिया। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उनके प्यारे बच्चों भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का आपको सही से मिलान करना है। आइए तीसरा प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। सम्भ्रात आप लोग इसको मिलाइएगा बाबू महिला में। उसी प्रकार चंचल आप लोग मिलाइएगा चंचल नदियाँ में। ओके, नदियाँ, अरे भैया ये कहाँ मिल गया, अरे ये क्या होगा, सम्भ्रात महिला चंचल नदियाँ। ओके, उसी प्रकार मिलाइएगा बाबू समतल जो होता है ये हम लोग का आंगन हो जाएगा, घना जंगल होगा। नोट हो गया होगा तो डन लिखोगे। मिला लिए तो प्यारे बच्चों आगे बढ़िए। कहता है द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, जैसे राजा रानी में द्वंद्व समास है और इसमें दोनों पद क्या है बाबू, समास है, मतलब दोनों पद प्रधान है। ओके, इस समास में और शब्द का लोप होता है। जैसे जिसका अर्थ होता है राजा और रानी, राजा रानी का मतलब राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इसे खोजकर वर्णमाला शब्द पे शब्द को शैली में लिखना है। आइए बच्चों लिखते हैं। ओके, लिखने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। हम यहाँ पर आपको देते हैं, जैसे आवाज आई मतलब आवा और जाही, छोटे बड़े, दुबली पतली, बूंद बूंद, माँ बाप। इस प्रकार 5 लिख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, आवाजाही के बीच में थोड़ा सा हाइफन लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों हाइफन आपको लगा लेना है। ठीक है, बाकी बात इसमें आपको पहचानने का एक ही चीज़ होगा कि इसमें हाइफन रहता है। द्वंद्व समास में क्या होता है बाबू, द्वंद्व समास में क्या होता है, शब्दों के बीच हाइफन रहता है। ठीक है बाबू, जैसे यहाँ पर आप लोग लिख लिए बड़ा छोटा। ठीक है बाबू, राजा रानी, पति पत्नी। ओके नाइस, समझे, मजा आया। चाचा चाची। देखिए बाबू नदी को उल्टा लिखने से दिन होता है। अब देखिए इस प्रकार नौ द्वा दीर्घिकार दी, अब इसको लिखेंगे दो दीर्घिकार दी नौ दिन, तो दिन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। दिन मतलब क्या हुआ बाबू, अत्यंत यहाँ पर आपका गरीब, बहुत ज़्यादा क्या हुआ बाबू, गरीब है। ठीक है, आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसके उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। ठीक है, सार्थक शब्द मतलब जिसका कुछ अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द के आगे प्यारे बच्चों संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी दीन भाववाचक संज्ञा बना बाबू, है ना। कौन सा संज्ञा था और कौन सा संज्ञा बन गया, इसको आप लोगों ने समझा। आइए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये हुआ मरा है, यहाँ पर इसको उल्टा किए तो यहाँ पर आपका राम हुआ जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार राही है बाबू, इसको जब उल्टा किए हीरा हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भला का उल्टा लाभ होता है जो भाववाचक संज्ञा है। वन नव का उल्टा वन होता है जो जातिवाचक संज्ञा है। लीला का उल्टा लाली होता है जो कि भाववाचक संज्ञा है।
आई होप कि समझ में आया हुआ होगा। जब समझ में आया तो मज़ा भी आया हुआ होगा। आइए बच्चों, छठा प्रश्न है आप लोगों का। शब्द के साथ भाषा बदलती है। शब्द बदलते हैं, अनेक उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वित्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों को ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखना है। जैसे सतलुज, रोपर, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। आ जाइए, हम तो यहाँ पर देने के लिए तैयार है। लिखिए, सतलुज का लिखिएगा सतद्रुम, ओके। झेलम का बितस्ता, अजमेर का अजय मेरू, रोपर का रूपपुर, चिनाब का बिपाशा, बनारस का वाराणसी। आई होप कि लिख लेंगे, लिख लीजिएगा ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। ओके, सातवां प्रश्न है। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। उपर्युक्त पंक्ति में ही के उपयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बातों को हम ऐसे भी सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार बाबू नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान तीन तीन आपको उदाहरण देना है, उनका विश्लेषण भी करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बनाने में मजा आएगा। पहले तो आइए ही वाला, जो जैसे ही वाला बाबू है ना नकारात्मक, इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो बच्चों आप लोग भूलिएगा यहाँ पर क्या कि ही का प्रयोग वाक्य को नकारात्मक और ना के बराबर अर्थ देता है। जैसे वह शायद ही पास हो सके, मतलब विश्लेषण इसका ये हुआ कि यहाँ ही यह बता रहा है कि पास होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर है। वह शायद पास ना हो सके या कम शायद ही पूरा हो, मतलब विश्लेषण इसका ये हुआ कि ही कार्य पूरा करने की नकारात्मक का वो दर्शा रहा अर्थ, या कम शायद पूरा ना हो। बहुत शायद, वह शायद ही तुम्हारी बात मान ले, मतलब ही यहाँ अविश्वास और मनाही का अर्थ व्यक्त कर रहा है। अर्थात अर्थ ये हुआ कि वह शायद तुम्हारी बात ना माने। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। एंड अगला प्रश्न आप लोग का इसी में बोल रहा था कि आपको क्या करना है, नकारात्मक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल होता है। तो आइए, इसमें नहीं के अर्थ में जब इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं। बोलिएगा नकारात्मक वाक्य नहीं के अर्थ में। तो बच्चों बोलिएगा पहले आप लोग यहाँ पर क्या, भाला यह सच कौन नहीं जानता। विश्लेषण हुआ, मतलब प्रश्न पूछने के लिए नहीं बल्कि यह कहने के लिए है कि यह सच सभी जानते हैं। कौन नहीं मतलब सब, ओके। उसकी बहादुरी को कौन नहीं मानता। विश्लेषण यहाँ जोड़ देकर कह रहा है कि सब मानते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं हो जो ना माने कि वह बहादुर है, ओके। इस कड़वी सच्चाई ने कौन मुंह मोड़ सकता है। विश्लेषण इसका ये हुआ, यहाँ कौन का अर्थ है ना, कौन का अर्थ कोई नहीं है, यानी इस सच्चाई में कोई मुंह नहीं मोड़ ले सकता। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे बाबू। एक एक प्रश्नों का सटीक उत्तर देने का काम आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है बच्चों। आइए बच्चों, इस प्रकार आज के क्लास में हिमालय की बेटियां का सारा प्रश्न उत्तर मैंने आपको कंप्लीट करवाया। A to Z जो भी प्रश्न था, सारा प्रश्न उत्तर को आसान शब्दों में आपके सामने पेश किया। आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग डेली क्लास को करते रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।